आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया को सही से बताई नहीं गई है और मैंने डिस्कवर करी है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। सॉरी, थोड़े मुझे ज़ुकाम है आज। और वो चीज़ है ऑब्जर्वेशन के ऊपर लोगों ने इतना विचार ही नहीं किया आज तक। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सीखने की, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सबसे पहले आपको ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं। लोगों को पैसा चाहिए, धन चाहिए, शोहरत चाहिए, बरकत चाहिए, पॉलिटिक्स में जीतना है ना। आपको स्किलफुल बनना है, एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो आज तक नहीं आया, एक ऐसा सिंगर बनना है जो आज तक नहीं आया है। वो सब आपके डिज़ायर हैं, लेकिन आपको ये नहीं सीखना सीखते कैसे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नॉलेज, कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार की कोई भी बुक, कोई भी रिसर्च, कुछ भी ऑब्जर्वेशन के आगे फीकी पड़ जाती है। ऑब्जर्वेशन जो है, अगर आपको ये आ जाती है तो आप दुनिया में वो कर सकते हो जो आज तक किसी ने सपनों में नहीं सोचा। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। और सिर्फ मटेरियल में नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल में नहीं, मटेरियल में भी। क्योंकि मटेरियलिस्टिक जितने भी लोग आए हुए हैं आज तक, जो भी अभी इस समय पीक पे हैं, वो एक हिडन ऑब्जर्वर है। उनसे पूछोगे जाके, क्योंकि वो एक टीचर नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरनल ऑब्जर्वर नहीं है, तो वो ये कहेंगे प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो, फलाना ढिमकाना। नहीं, वो कोई बताता नहीं अपना सीक्रेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक ऑब्जर्वर है। इलॉन मस्क एक ऑब्जर्वर है, कृष्णमूर्ति एक ऑब्जर्वर है, ओशो एक ऑब्जर्वर थे पहले। जितने भी लोग, चाहे दिग्गज लेजेंड लोग हैं आज तक, जितने भी कहीं भी आए हुए हैं, वो एक ऑब्जर्वर थे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, जो ऑब्जर्वर है वही डिफरेंशिएटर है, वही इनोवेटर है। जो ऑब्जर्व करेगा वही क्रिएट करेगा। नहीं समझ में आया? क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से नहीं आती है, क्रिएटिविटी हिट एंड ट्रायल से नहीं आती है। हिट एंड ट्रायल। क्रिएटिविटी नॉलेज से नहीं आती है, क्रिएटिविटी कंसिस्टेंट रहने से नहीं आती है, एफर्ट से नहीं आती। ये सारे जो पॉपुलर वर्ड्स है ना, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वर्क, एक्टिविटी, कंसिस्टेंट, एफर्ट्स, प्रैक्टिस, ये सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक लिमिट तक ही पहुंच सकते हो नॉलेज से। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, अगर आपको ऐसा करना है जो आज तक नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, चलिए इसको शुरू से आरंभ करते हैं। जब मैंने शुरू में संदीप महेश्वरी को सुनना चालू किया, तो आई वॉज अ पर्सन हु ओनली न्यू जितना संदीप जानता था। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग जग्गी वासुदेव, सदगुरु जी। आई लिसनड हिम फॉर 2 to 3 years। तो आई ओनली न्यू जितना जग्गी वासुदेव जी जानते थे। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। तो आई ओनली न्यू जितना वो बुक्स जानती थी। अब आप कहोगे कि नॉलेज ही सब कुछ है क्या? नहीं। देखिए, जब मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना चालू किया तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन की बात बताई। कृष्णमूर्ति ने मुझे ये सिखाया कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लेकिन कृष्णमूर्ति ने सिर्फ एक कंटेक्स्ट में समझाया। वो मैंने हर जगह जब अप्लाई करके देखा तो देखा कि हर जगह ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वेशन। अगर आप क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में जानते हैं तो आप देखेंगे कि क्वांटम स्तर पे भी ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा माना गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को ऑल्टर करना हो, द मोमेंट यू लुक एट इट और मेजर इट, इट इज़ ऑल्टर्ड। दैट इज़ व्हाट क्वांटम सुपरपोजिशन। मतलब बिल्ली जो है वो एक रखी हुई है डिब्बे में। तो बिल्ली मरी भी है, बिल्ली जिंदा भी है। जो
श्रोडिंगर कैट का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था। लेकिन अगर आप उसको देखते हो, जब तक उसको आप देखोगे नहीं तब तक बिल्ली जो है वो एक स्टेट में परिवर्तित नहीं रहेगी, वो दोनों स्टेट में रहेगी, मरी भी है जिंदा भी है। जब आप देख लोगे तो जिंदा है या मरी है। तो बिल्ली के टर्म में इसलिए बोला जाता है क्योंकि समझाने के लिए, एक्चुअली ये मैक्रो लेवल पे काम नहीं करता है, माइक्रो लेवल पे काम करता है। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन को जब आप आइसोलेट करेंगे तब वो उस पर काम करेगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आसपास है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अगेन वो एक डीकोहेरेंस क्रिएट करेगा। डीकोहेरेंस मतलब क्या कि मान लीजिए कोई स्टार है तो वो हमें दिख नहीं रहा है या बहुत दूर है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी अभी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे वहाँ जाके तभी वो एग्जिस्ट करेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वांटम सुपरपोजिशन में, क्योंकि मैक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स पे यानी ग्रॉस लेवल पे डीकोहेरेंस अप्लाई होता है। तो क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होती है और डीकोहेरेंस क्या होती है, यहाँ पॉज करके थोड़ा आप जाके चैट जीपीटी से चैट कर लें, पढ़ लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट करके एक टर्म बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स में। उसी को बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी स्टेट ऑल्टर हो जाती है। तो ये एक मैक्रो लेवल पे काम करता नहीं करता है, ये माइक्रो लेवल पे काम करता है। यानी ये बहुत ही ये एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही काम करता है, राइट। तो वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन का इतना ज़्यादा मोटा मोटा ये जानने की ज़रूरत है आपको कि ऑब्जर्वेशन का इतना ज़्यादा वहाँ पे रोल है, भूमिका है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी तो है ऑब्जर्वेशन, जागरूकता ज़रूरी तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि मात्र ऑब्जर्वेशन करने से इलेक्ट्रॉन की स्टेट परिवर्तित हो रही है, यानी वो वेव की तरह था लेकिन पार्टिकल में परिवर्तित हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, डबल स्लिट एक एग्जाम्पल है। और जब तक आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है वो ज़रूरी नहीं है, फोटोन की जो स्टेट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स स्टेट हो, वो ऑल्टर्ड स्टेट भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करने से चेंजेस आते हैं। प्रॉब्लम आप लोग के साथ क्या है कि आप लोग देखते तो हैं पर आप ऑब्जर्व नहीं करते। देखना एक अलग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन करना एक अलग चीज़। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर लुकिंग विद द फुल माइंड। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ माइंड देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। दिस इज फॉर आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड यू जस्ट सी everything inside the brain, but the problem with the inner world is ki it is sukshma, so the observation is difficult to do there. Senses are outside, so it's better to observe outside. It's far much easier to observe outside. So anyway, so ये है। तो अब मैंने आपको कई बार एक कहानी बताई है जो मैं हमेशा दोहराता हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हैं और अगर आपको टॉप 10 कार्डियक सर्जन बनना है, टॉप 10 में आना है इंडिया के, तो आप कितने लोगों से compete कर रहे हैं? करीबन 50 लाख डॉक्टर से आप आराम से MBBS पास्ड आउट। उसमें से MD जो है उसको निकालेंगे तो मान लो 20 लाख हो गया। और अगर सुपर मजिस्ट्रेट, सुपर स्पेशलाइजेशन कोई कर रहा है, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी आपको, तो वो हो गया आपका 10 लाख। अब ये 10 लाख लोगों से आप compete कर रहे हो। अब 10 लाख लोगों ने बुक पढ़ रखी है, 10 लाख लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है और 10 लाख लोगों ने डिग्री ले रखी है, तीनों डिग्री, MBBS, MD, मजिस्ट्रेट, तीनों ले रखी है। अब मुझे ये बताइए कि आप टॉप 10 में कैसे आओगे जब सब कुछ कॉमन है वहां पे। आप कहोगे नहीं मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, वो भी कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसमें से कोई ज़्यादा स्मार्टली प्रैक्टिस करेगा तो 5 लाख पे आ गया। अब 5 लाख पे कैसे compete करोगे ये बताओ। आप देखोगे ऑब्जर्वेशन ही तो पढ़ी है आपने, MBBS में किसी की ऑब्जर्वेशन पढ़ी है,
पोस्ट ग्रेजुएट में किसी की ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, बुक्स में ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, और वो किसकी ऑब्जर्वेशन है? वो एक सेकेंड हैंड ऑब्जर्वेशन है। तो होता क्या है कि आप एक सेकेंड हैंड ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हो और वो ऐसी ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हो जो सब पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ नया नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, यानी ऑब्जर्व करते हो वाइल सर्जरी, वाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स, सो देयर माइट बी फ्यू फैक्टर्स और फ्यू प्रिकर्सर्स जो तुम यूनिकली ऑब्जर्व कर सकते हो जब तुम देख रहे हो। अब एक है सर्जरी करना, एक है सर्जरी करने के साथ ऑब्जर्व भी करना, यू नो, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, राइट? तो अगर आप एक ऑब्जर्वर हो तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे? एक ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि बुक्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, या फिर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो अगर कोई ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जर्वर है और वो किसी दूसरे डॉक्टर को सर्जरी करते हुए देख ले, और वो डॉक्टर अपने सीक्रेट्स छुपा के रखता है, तो ऑब्जर्वेशन आपको ये अलाउ करती है कि सामने वाले डॉक्टर को आप नंगा कर सकें। यानी क्या? यानी अगर कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन उसकी स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति दूसरों से बिना पूछे, बिना उसकी बुक्स पढ़े, बिना उसके कॉन्फ्रेंस अटेंड करे हुए उससे निचोड़ लेगा। अब सोचो, आपने एक डॉक्टर की सर्जरी देखी, उसका पैटर्न निकाला, यूनिक पैटर्न, उसके सीक्रेट्स चुराए। कैसे? ऑब्जर्व करके। दूसरे डॉक्टर का आपने ऑब्जर्व किया, चुराया, तीसरे डॉक्टर को ऑब्जर्व कर। अब आप क्या करोगे? और आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते चले जा रहे हो, राइट? तो बूम, एक पॉइंट आएगा जहां पे आप एक ऐसे आदमी बन जाओगे जो आदमी आज तक हिस्ट्री में आया ही ना। क्यों? क्योंकि आपने 1,00,000 ऐसे डॉक्टर्स को चुरा लिया है, ऐसे डॉक्टर्स से सीखा है जो डॉक्टर्स कभी अपने बुक्स नहीं लिखा, जिन्होंने ना कभी किसी कॉन्फ्रेंस में अपने सीक्रेट्स बताए। सीक्रेट्स आपने उठा लिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या करती है? सीक्रेट्स को चुराने में हेल्प करती है, और ये लीगल है पूरी तरीके से एक तरीके से लीगल है, और सामने वाला क्लेम भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी कि आपके सीक्रेट्स क्या हैं, आपने क्या सीखा। मैं तो चुरा लूंगा, आके देखूंगा, चुरा लूंगा। You know, when I was learning and building my vocals, so I used to get a lot of failures in vocals. So मेरे vocals अच्छे नहीं थे शुरू में, and मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा, लेकिन वो वही बताते थे, राग अलंकार, राग अलंकार, राग अलंकार, राग करो, अलंकार करो। तो वही सब जगह बता रहे हैं। मुंबई में जाओगे तो उसी की फीस 35,000 रुपये है, कानपुर में सीखोगे तो वही सेम चीज़ 1,000 रुपये में। कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इतना परेशान हुआ मैं कि मैं जब 8 साल सीखा और मेरे गले में हरकतें नहीं थी, मेरे वोकल्स अच्छे नहीं थे, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आता रहता था। और ये सब प्री स्पिरिचुअलिटी है, 2013-2012 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन सोचा कि व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वोकल्स, व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज सबकॉन्शियस माइंड। You know, my mind can't, if my mind can't understand a frequency, then how can I copy that frequency? How can I get that frequency in my voice? So what happened was, one day I sat down and I just looked and observed a song pattern, and boom, that song का pattern within 10 to 15 days मैंने observe किया और वो आ गया। You know, I never practiced it. So 8 साल तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था,
जैसे घोंचुओं की तरह लोग करते रहते हैं, 1000 बार गाएंगे तो एक बार गलती से तो हो ही जाएगा। अरे भैया क्या बातें कर रहे हो आप। इसीलिए मेरी फीस 50,000 रुपये है सिखाने की, इसीलिए। और स्पिरिचुअलिटी में भी जो मेरा बिजनेस लॉन्च होगा तो हाई टिकट पे ही जाएगा। अब आप कहोगे गरीबों का, अरे गरीबों की समस्या स्पिरिचुअलिटी थोड़ी है, गरीबों की समस्या तो पैसा है। तो स्पिरिचुअलिटी किसके लिए? उसके लिए जो व्यक्ति ऑलरेडी फाइनेंशियली मुक्त है। जो व्यक्ति गरीब है उसको कितना भी भगवत गीता पढ़ा लो, कुछ भी करा लो, वो पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। वो तो नाटक कर रहा है, टाइम पास करने के लिए यहां पे आता है चैनल पे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बुरा मान जाएंगे मैं बोलूंगा, लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी अर्जेंसी टू अर्न मनी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक कंफर्टेबल जोन में अभी बैठे हुए हैं। बट वो एक पॉइंट आएगा जहां पे अर्जेंसी बनेगी, तो वहां पे उनका सबसे बड़ा डिजायर फाइनेंस होगा। ये तो एंटरटेनमेंट के लिए आदमी सुन रहा है कि चलो पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं, तो एक और डोमेन खोल लिया, वैरायटी। वो डोमेन क्या है? पार सिंह को सुनो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सीखते सुनते रहो। नॉलेज की कीड़ा लगा हुआ। तो ये सारे फाइनेंस, तो स्पिरिचुअलिटी किसके लिए है? जो आदमी के पास पैसा है। तो हाई टिकट पे खुलेगा सारा मेरा। ये 200 रुपए, वो उन्होंने 100-200 रुपए का बेच दिया, वो भी 100-200 का बेच रहे हैं, वो भी 100-200 का बेच रहे। यही तो दिक्कत है, आपने पूरी की पूरी जो इज्जत है अध्यात्म की वो नीचे गिरा दी है। 100 रुपए के अध्यात्म 100 रुपए का, बताओ। 100 रुपए का अध्यात्म बेच रहे हैं। और किसको बेच रहे हैं? वो जो 100 रुपए अफोर्ड कर सकता है, जिसको अभी पैसे कमाने चाहिए, जिसको फेम चाहिए, सॉरी जिसके डिजायर्स भरे हुए हैं अंदर से, उसको आप बेच रहे हो कि भाई ये 100 रुपए की वो अफोर्ड कर लेता है। अभी तुम इसको 1 लाख रुपए कर दो सेम कोर्स, तो वही आएगा जो सीरियस है, और वही आएगा जो एक्चुअली फाइनेंशियली स्टेबल है। तो जब तुम्हें 100 रुपए का कोर्स लेके भगवत गीता सीख के, अष्टावक्र सीख के वापस पैसे के लिए ही रोना है, तो पहले पैसे के लिए रो लो, राइट? तो लोग क्या हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। अरे भैया 1000 बार गाओगे तो भी नहीं आएगा, राइट? सो दैट पॉइंट क्या हुआ कि आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग सम, फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ वॉइस, महबूबा 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 महबूबा, ये वाली जैसे वॉइस है, तो ये वॉइस नहीं आती थी मुझे। या सर्राती सर्राती रफ्तारे है, ये जो डिस्टोर्शन, आई वॉज नॉट एबल टू। सो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे हरकतें थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें थी जो मेरे गले में नहीं आती थी। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, बिकॉज there are a lot of people who can sing very varieties of singing, बहुत सारी variety of singing वो कर पाते थे, मैं नहीं कर पाता था। तो I used to get really depressed, So 8 years have passed. Then one day I realized कि it's all about observation. The moment I actually realized it, I named that framework. Right now I'm selling that framework. It's called Pickup Sense. So what is a Pickup Sense? Pickup Sense is basically just observation framework. And I'm telling you here because we are learning observation right now. सो व्हाट हैपन्स इज कि जब आप एक डॉक्टर हो या एक सिंगर हो, और अगर आपको कुछ नया लाना है या क्रिएटिविटी में आपको महारत हासिल करनी है, क्रिएट करना है कुछ नया, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। I'll tell you one thing. There was a point जब मैं यूट्यूब के थंबनेल्स जो है ना अपने हिट एंड ट्रायल करके canva.com पे बनाता था। अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो मैं हिट एंड ट्रायल करता था। ये फोटो यहाँ लगा दो, टेक्स्ट यहाँ लगा दो, अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा ये यहाँ लगा दो, अब अच्छा लग रहा है, अच्छा वो वाला अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो मैं canva.com पे यही करता रहता था, अडोबी, फोटोशॉप। ये जब मुझे ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चला तो मैंने देखा कैसे होता है। तो मैंने किसी टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ये आपका टॉपिक, तो यू नीड टू टाइप दैट ऑन यूट्यूब।
एंड यू नीड टू ब्लडी ऑब्जर्व कि कौन से थंबनेल पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, टॉप 10 थंबनेल निकालो और उसको मॉडल करके बनाओ, ना कि हिट एंड ट्रायल करो। उसको देखो कि उसमें क्या है अलग, और उसी को एक को उठा लो और उसी को अलग अलग थोड़ा इधर उधर कर दो और बना दो। दिस इज हाउ यू डू इट, बिकॉज नाउ यू हैव अ बैकग्राउंड। बट आप लोग के साथ समस्या क्या है कि आप बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है। इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि बिजनेस करने निकल जाते हैं। अभी नीचे एक, यहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पे एक मोमोज वाली खड़ी हुई है। मैं खाना खा रहा था तो हमारे पास आई, अरे सर हमारा मोमोज ट्राई करिए, हमारा ये ट्राई करें, हमारा वो ट्राई करिए, है ना। पहली बात तो कस्टमर को खींच के लाओ, ठीक है कोई बात नहीं, लेके आ। मैंने उनसे एक सिंपल सा कहते, मैंने कहा कब, मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा, मैंने कहा आपने कब खोला ये? बोलते 1 हफ्ते पहले खोला है। आपको क्या उम्मीद है इससे? सर मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में 3 से 5 लाख रुपए का बिजनेस रेवेन्यू करके देगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बिजनेस कभी पढ़ा है, सीखा है? कहता पढ़ना क्या, सब तो सर मैदान पे उतरिए डायरेक्ट। मैंने कहा मैदान पे उतरने का मतलब आप डायरेक्ट मार्केट में उतर गए बिना पढ़ाई किए हुए बिजनेस की? कहते हाँ सभी करते हैं। तो मैंने कहा सभी करते तभी तो सभी 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। भाई सभी यही करते हैं तभी तो वो नहीं हो पाता, 30-40-50 हज़ार के ऊपर जा ही नहीं पाते वो। और 30-40-50 तो बहुत रेयर जाते, कई लोग तो बंद हो जाते हैं। तो कहती क्या कह रहे हैं आप इसका? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे रेडी लगा ली है मोमोज की, आपने क्या पढ़ाई करी है? कल को अगर दूसरा मोमोज वाला आ जाता है तो आपको, और वो पढ़ा लिखा है, वो बिजनेस को पढ़ चुका है, तो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो वो बीट नहीं कर देगा आपको। और यही होता ही है, हम रेडी लगा देते हैं, हम कुछ ना कुछ स्टार्ट, अरे पहले बिजनेस खोल लो, उससे सीखते रहना। ये कौन सी टेक्निक है भाई? ये तो वही हो गई कि सर्जरी पहले कर लो, सर्जरी एक पेशेंट को देखो, सर्जरी करते रहो बिना एमबीबीएस किए हुए, झोला छाप डॉक्टर टाइप्स। एक बात सिंपल सी चीज बताइए, जब आपने 50 थंबनेल देखे और उसके बाद आपने थंबनेल को बनाने का कोशिश की, यूट्यूब थंबनेल की बात कर रहा हूं, तब अच्छा यूट्यूब थंबनेल बनेगा? या आपने 50 थंबनेल जो अच्छे वाले वो देखे ही नहीं और डायरेक्ट आप canva.com पे हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, ये टेक्स्ट यहां लगा देता हूं अच्छा लग रहा है, मम्मी अच्छा लग रहा है, पापा अच्छा लग रहा है, भाई अच्छा लग रहा है, ये फोटो यहां लगा देता हूं अच्छा लग रहा है, भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये होता है। तो क्या स्मार्ट है? यू नीड टू हैव अ रिसर्च। सो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वेशन का पहला रूल, ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क का पहला रूल है ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पैटर्न। दूसरा रूल है क्वेश्चनिंग द पैटर्न। तीसरा रूल है रिसर्च। चौथा रूल है टेस्ट, सॉरी चौथा रूल है हाइपोथेसिस, और पांचवा रूल है टेस्ट, और छठा है ऑब्जर्व। राइट? तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरी समस्या क्या है, मैं कहां फंसा हुआ, ऑब्स्टेकल क्या है, या कोई पैटर्न है तो क्या है। उसके बाद क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन डिफाइन करना है। हाउ टू बीट द कंपटीशन, ये क्वेश्चन है। इससे जाके पूछोगे तो पता है क्या क्वेश्चन है? कस्टमर कैसे लाएं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, जब आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आखिरी में आप फंसते हो हाउ टू बीट द कंपटीशन। हर जगह आपको कंपटीशन ही फंसा देगा, चाहे आईएएस हो, सिंगर हो, रेडी लगाना हो, मोमोज की दुकान खोलनी हो, बिजनेस करना हो, कुछ भी करो, कंपटीशन 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 कंपटीशन। इनफैक्ट जब आप स्पर्म थे तो भी आप कॉम्पीट कर रहे थे कि आपको ओवरी मिल जाए, ओवरी मिल जाए, ओवम मिल जाए, एक ओवम मिल जाए। तो कंपटीशन अच्छा है। कंपटीशन से क्रश इसलिए होता है आपका क्योंकि आप एक नंबर के घोंचू और आलसी इंसान हैं और आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप दुनिया के ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो आज तक हिस्ट्री में आया ही ना हो। क्यों? क्योंकि आप चुरा सकते हो, नंगा कर सकते हो किसी को। सो क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू नो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग बिजनेस, सो इन दैट एक चीज हमेशा बोली जाती थी कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। बिकॉज
उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली नॉलेज डाली तो मुझे पता चला कि डिफरेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो अट्रैक्टिव नोवेलिटी से होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स जो है वो वैरायटी में जीता है। यानी जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स है उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो आप देखो यूनिवर्स कभी भी एक जैसा नहीं बना सकता, अलग अलग बनाता है, अलग फिंगरप्रिंट्स, अलग डीएनए, अलग चेहरे, अलग आवाज़। कितने प्रजाति के शेर हैं, कितने प्रजाति के सांप हैं, सांप में ही कितनी प्रजातियां हैं। तो वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा नीडेड है यूनिवर्स में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन से ही निकली हुई है। तो अब इससे क्या होता है कि जब आप इसी लॉ से हमारा ब्रेन बना हुआ है, और क्या होता है ना कि अगर कोई सामान्य चीज़ें हैं तो आदमी प्राइस पे ही डिफरेंशिएट करता है, राइट। तो बिजनेस में हमेशा ये बोलते थे कि अगर आपको कुछ हाई टिकट बेचना है या अगर आपको करना, तो आप हमेशा ना एक काम करें, हमेशा डिफरेंशिएट करें। बट वो एक्चुअली बिजनेस के लॉ नहीं है, ये यूनिवर्स का लॉ है। ये गलती हो रही है बिजनेस वालों से। बिजनेस वाले कहते हैं कि ये हमारा लॉ है, आपका लॉ नहीं है। ये एक्चुअली देखा जाए तो अटेंशन को ग्रैब करने का लॉ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी अटेंशन वहीं जाती है जहाँ पे कुछ अलग टाइप की पॉर्न हो, अलग टाइप की देखने में लड़की हो, अलग टाइप का कुछ खाना हो, है ना। तो आपका वहीं अटेंशन जाती है। तो अटेंशन की बात हो। तो एनीवे ये सब बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये जब हो गया तो अब ऑब्जर्वेशन और क्या करती है। अच्छा, आपने कई बार भगवत गीता में पढ़ा होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना। कर्म किए या फल की चिंता ना कर। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। ये एक श्लोक है। अब आपने ये श्लोक पढ़ तो लिया और आप कहते हो हाँ मुझे समझ में आ गया। अरे ये कोई मैथ्स की क्लास है क्या? है कि x² - y² a + b a - b समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा समझ में आ गया। ये समझना है इसको। जितने भी शास्त्र हैं वो एक इशारा कर रहे हैं और उनको हमें पढ़ना है और उसको ऑब्जर्व करना है अपने जीवन में। तो मैं लोगों से बोलता हूं यथा दृष्टि तथा सृष्टि का मतलब मत बताओ मुझे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि का मतलब ना बताओ मुझे यह बताओ कि ये तुमने अपने जीवन के संदर्भ में कहां आवेदन किया है, कहां अप्लाई किया, बताओ। एक उदाहरण बताओ। संदीप महेश्वरी का उदाहरण ना दो मुझे, कृष्णमूर्ति का उदाहरण मत दो, अपना उदाहरण बताओ ना। कब आपने ऑब्जर्व किया है? लोग वहीं पर चुप हो जाते हैं। क्यों? यही एक समस्या है। ये इसका मतलब आदमी की वृद्धि नहीं हो रही। इसका मतलब वृद्धि नहीं हो रही है। भाई आपने ये समझ तो लिया इधर से, लेकिन तो बताइए ना कहां देखा है आपने, कहां देखा आपने जीवन? मैं आपको बताऊं 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास, 1000 एग्जाम्पल है। मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे बचपन में जब मैं 9th 10th क्लास में था तो एक जगह हम लोग किराएदार बन के रहते थे, किराए के मकान पे रहते थे। तो वहां पे नीचे एक मकान मालिकिन थी जो बहुत खड़ूस थी, बहुत कनिंग थी। एक दिन की बात है, वो मेरे बगल में जो लड़कियां रहती थी, किराएदार किराए पे रहती थी, टेनेंट थी, तो उनको वो चिल्ला रही थी, उनको उल्टा सीधा अंड शंड बोल रही थी और वो भी बहस कर रही थी, ये भी बहस कर रही थी। और एक दिन एकदम से क्या होता है, उसका बड़ा बेटा निकल के आता है, विच इज़ 22 23 दैट टाइम, और 23 ईयर ओल्ड बच्चा निकल के आता है और वो गाली देना चालू कर देता है उन लड़कियों को। अब आप कहोगे इसमें यथा दृष्टि तथा सृष्टि कहां से आ गया? यही चक्कर है। उस बच्चे को दिख नहीं रहा है रियलिटी क्या है। उसको वो ऐसे लड़ रहा है कि मेरी मां सही है। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो है रियलिटी को ब्लर करते हैं। किराएदार सही है या मकान मालिकिन सही है,
ये जानने के लिए आपकी दृष्टि जो है और आपकी जो सृष्टि है उसके बीच में कोई इमोशन, कोई अटैचमेंट और किसी भी प्रकार का कोई डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए। अगर सृष्टि और दृष्टि के बीच में डिस्टोर्शन है तो सृष्टि वैसी दिखेगी जैसा डिस्टोर्शन है। चश्मा लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी। तो अगर तुम अपनी मां से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो तुम्हें अपनी मां की खामियां नहीं दिखती हैं। समझने की कोशिश करना। ममाज बॉय करके लड़कियां चिढ़ती हैं क्योंकि मम्माज बॉय जो है, वो जो बॉय है उनका, वो ये देख ही नहीं रहा है कि उसकी मां जल रही है कि नई बहू आ गई है। और जब वो खाना बनाती है तो आपका लड़का एक्साइटेड हो जाता है। अभी तक पिछले 30 साल से वो अपनी मां का हाथ का खाना खा रहा था और मां के हाथ का खाने से एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन एकदम से शादी हो गई, बहू के हाथ का खा के एक्साइटेड हो रहा है तो मां को तकलीफ होती है, मां को इनसिक्योरिटी होती है। उस इनसिक्योरिटी के लिए जब वो बोलती है कि इसको ये नहीं पहनना है, इसको ये पहनाना है, इसके लिए ये नहीं बनेगा, इसके लिए वो बनेगा, तो बहू को इनसिक्योरिटी फील होती है क्योंकि मां को इनसिक्योरिटी है। मां को पसंद नहीं है कि एकदम से मेरा बच्चा, मैं खाना खिलाती हूं एक्साइटेड, मैं कपड़े खरीदती थी एक्साइटेड, आज वो कर रही, बहू कर रही है तो आज वो एक्साइटेड हो रहा है तो उसको अंदर जलन भावना आ जाती है, मां के अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। और इस इनसिक्योरिटी से बहू के ऊपर ये क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, उत्पीड़न कह सकते हैं, होता है। अब जब पति आता है घर पे और बहू उसको बताती है, उसका पत्नी बताती है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारी मां ऐसा कर रही है, तो वो किसकी साइड लेता है? अपनी मां की साइड लेता है। वो किसकी साइड ले रहा है? अपनी मां की साइड नहीं ले रहा है, वो अटैचमेंट की साइड ले रहा है। वो जिसने ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी उसकी लाइफ में, उसके साइड ले रहा है। रियलिटी से किसी कोई कनेक्शन नहीं है, रियलिटी से कोई मतलब नहीं। उसकी दृष्टि जो है वो छवित हो चुकी है, भ्रमित हो चुकी है, वो मलित हो चुकी है। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ये एग्जैक्टली आजकल के यूट्यूब स्पिरिचुअल गुरुज पे काम करता है। अंधभक्ति यही है। अंधभक्त का मतलब क्या होता है? मैंने ये कोर्स मैं बना रहा हूं और आपको मैं बेच रहा हूं और आप पैसे दे रहे हो। अगर आप मेरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, अगर आप मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आप मेरा कोर्स खरीदोगे। अब आपको इससे मतलब नहीं है कि कोर्स खराब है या अच्छा है। आप कोर्स खरीदोगे बिकॉज आप कोर्स नहीं खरीद रहे हो, आप मुझे खरीद रहे हो, आप मेरे अटैचमेंट को खरीद रहे हो। तो अब आपकी रियलिटी ब्लर हो जाएगी, आपको दिखेगा भी नहीं। आपका कोर्स खराब भी होगा ना तो आप लड़ने लग जाओगे कि नहीं, दूसरा आदमी कहेगा कोर्स जो छबित नहीं है, जो मलित नहीं है, जिसकी दृष्टि मलित नहीं, वो कहेगा कोर्स तो बहुत बेकार है, लेकिन आप उससे लड़ने लग जाओगे। ये है यथादृष्टि सृष्टि। जैसी सृष्टि होती है, दृष्टि होती है, वैसी सृष्टि होती है। और ये दृष्टि कैसे बनती है? कंडीशनिंग से, अटैचमेंट से, बिलीफ से। जो व्यक्ति खुदा पर विश्वास कर रहा है, भगवान पे विश्वास कर रहा है, अटूट अंधविश्वास कर रहा है, वो व्यक्ति की दृष्टि मलित है, वो मल दिख रहा है उसको, यानी रियलिटी डिस्टोर्टेड दिख रही है। चश्मे में मल लगा हुआ है, पॉटी लगी हुई तो पॉटी ही दिखेगी। ये है। तो आपको एज एन ऑब्जर्वर, जब कुछ लिखा हुआ है कहीं शास्त्र में, कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो उसको से मेरी बातों को भी आपको सुनना नहीं है। आपको यह देखना है कि मैं अपने संदर्भ में कैसे आवेदित कर रहा हूं, इसको अप्लाई कर रहा हूं। आपके संदर्भों में कैसे अप्लाई, बिजनेस में कैसे ही अप्लाई होता है, ऐसे ही अप्लाई होता है। रसल ब्रंसन ऑलवेज सेज कि एआई कितना भी आ जाए, लेकिन जिस व्यक्ति का रिलेशनशिप मेरे साथ है वो मेरे साथ ही खड़ा होगा। ये बात सही है, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं खड़े हो,
आप मेरे और आपके बीच में जो इमोशंस हैं उनके साथ खड़े हुए हो। आपको मेरी बात, मेरे साथ, मेरे प्रोडक्ट्स में मज़ा आता है क्योंकि आप मेरे से रिलेशन है आपका, मेरा इमोशनल कनेक्शन है। तो जब आपका किसी के साथ इमोशनल, माँ से सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है, इसीलिए लड़कियां कहती मामाज बॉय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मामाज बॉय हमेशा मम्मी का ही साथ देता है। मेरे घर में क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मेरे घर पे भी यही होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि पर्सनल हो जाएगा, मेरे घर में भी यही होता है। तो आप देखेंगे ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं रियलिटी को समझता हूँ कि रियल क्या है, अनरियल क्या है। आपको पता है इतनी तेजी से काम करता है कि आपको इतनी तेजी से काम करता है। मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूं कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, लेकिन वो पर्सनल हो जाएंगे और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ को अगर पता चलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं वो एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन मज़ा आ जाता अगर वो एग्जांपल दे पाता मैं आपको। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता कि डिसीजन मेकिंग जो है ख़राब हो जाती है क्योंकि आप ऑब्जर्वर नहीं हो। पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता चलता है कहाँ पे मेरी वाइफ गलत है, कहाँ मेरी माँ गलत है, कहाँ मेरे पिता गलत है, मुझे पता चलता है क्योंकि मैं अपने इमोशंस को हटा के देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि इसने मेरे को वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करी है मेरी लाइफ में। मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी है, मेरी माँ ने उससे भी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो क्या करें, वैल्यू पे डिपेंडेंट रह जाएं या फिर रियलिटी देखें? वैल्यू दे दे के जो छवि है वो मलित हो जाती है, दृष्टि मलित हो जाती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अब मल दिखेगा सिर्फ। ये वैल्यू से ही तो होता है, और क्या होता है ये सारी चीजें। तो कहीं भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप उसके एग्जाम्पल्स देखें, उसके एग्जाम्पल जनरेट कर पाए अपने जीवन से एग्जाम्पल। तो मैं कहीं भी पूछता हूं कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही, ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप एग्जाम्पल दे पाओगे किसी थ्योरी का। और वो एग्जाम्पल संदीप का नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए, जे कृष्णमूर्ति का नहीं, ओशो का नहीं होना चाहिए, रमन महर्षि का नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए। आप बताओ आप क्या बता रहे हो, ये देखो मैंने बताया एग्जाम्पल, फिर होगा मजा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज है, मतलब एक और इसमें एंगल बताने की जरूरत है आपको। तो हुआ क्या कि मैं जब 2016 में संदीप को सुनना चालू किया, उसके 2-3 साल बाद मैंने सदगुरु को सुनना चालू किया। तो 2-3 साल मैंने उनको सुना, तो वहाँ से कुछ अलग एंगल्स, अलग टेक, अलग इन्फॉर्मेशन मिली, मज़ा आया, किक मिली। संदीप के अपने अलग एग्जाम्पल्स, अलग टेक, अलग थ्योरीज थी। ये 2 थ्योरीज मेरे अंदर बस गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पतंजलि को पढ़ा, वहाँ से तो अल्टीमेटली बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो इन दोनों से पता नहीं चली थी। फिर मैंने कृष्णमूर्ति को पकड़ना चालू किया। कृष्णमूर्ति का ऑलमोस्ट जितने ही पॉडकास्ट हैं, 100, 150, 200 पॉडकास्ट मैंने सुने, बुक्स पढ़ी। वहाँ से मैंने कहा कि ये तो अलग ही, कृष्णमूर्ति क्या टेक लेके आ रहे थे। कृष्णमूर्ति से मैंने सीखा ऑब्जर्वेशन, संदीप से मैंने क्वेश्चनिंग सीखी, सदगुरु से मैंने केमिकल सफरिंग के बारे में समझा, तंत्र समझा, तंत्र की विद्या, ये सब जो है, ये सब वो भी उसमें भी मैं गया, उसमें भी समझा। कृष्णमूर्ति को सुना तो कृष्णमूर्ति हमेशा बोलते थे जागरूक रहो, हमेशा वो ऑब्जर्वेशन की बात करते थे। जस्ट लुक द थिंग एज इट इज विदाउट एनी डॉट। सो आई वॉज लाइक ओके, सो आई अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग ओशो एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट a lot of things, like for example एनर्जी की जो तासीर है वो क्या होती है, प्रकृति क्या है, ऊर्जा की प्रकृति क्या है। एंड साथ ही साथ मैं मार्केटर्स को भी पढ़ रहा था। अब मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एक्चुअली। जो मार्केटिंग ये नहीं है पैम्पलेट, बैनर एंड ऑल दैट, नो, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट अटेंशन. And if you want to attract attention, you need to understand the human psychology. So I was actually indirectly studying human psychology. So when I started studying human psychology through marketing, वहाँ पे भी एक बात चीख चीख के हमेशा कहते थे कि relationship is everything, relationship is everything, relationship is everything. And persuasion करने के लिए relationship बनाना पड़ेगा, ये वो.
तो मैंने कहा यार ये तो मतलब तो क्या है, तो वहाँ से भी समझा। जब ये सारी चीज़ें करी तो बाय द टाइम 2022 केम, 3 साल पहले, व्हाट हैपेंड वाज, कुछ हुआ ऐसा विच इज समथिंग अनबिलीवेबल। आप इतने रमन महर्षि को भी सुना है, विवेकानंद की किताबें भी पढ़े, इतने सारे टेक्स, इतने सारे एंगल्स और इतनी सारी यूनिक चीज़ें सबसे सीखी। बहुत बार कृष्णमूर्ति की बातें संदीप माहेश्वरी से लैप करती है, संदीप की बातें ओशो से भी लैप करती है, ओशो की बातें सदगुरु से भी लैप करती हैं। तो जो ओवरलैप कर रहा था मैं उसको छोड़ता गया और यूनिक एंगल देखता गया, लेता गया, बिकॉज मुझे पता है कि वो तो ऑलरेडी पता है। तो बाय द टाइम आई केम इन 2022 माई माइंड बिकेम लाइक ChatGPT। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब आप, फिर मैंने इसको समझा इसकी थ्योरी है क्या लर्निंग की। क्या हुआ कि जैसे ChatGPT में आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालोगे तो उसकी प्रोसेसिंग अगर अच्छी है तो उसके आउटपुट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेटा यू आर स्टोरिंग इनसाइड। बट व्हाट काइंड ऑफ डेटा? अ डेटा विच इज यूनिक, नॉट द सेम डेटा ओवर एंड ओवर अगेन। सो ChatGPT में क्या होता है कि यू नीड एंटर लॉट ऑफ डेटा यूनिक, एंड देन क्या होता है उसके परम्यूटेशन एंड कंबाइनिंग होती है, like a thought, like brain, like intellect, like intel, and then क्या होता है वो एक आउटपुट फेंकता है। एग्जैक्टली ऐसा माइंड भी काम करता है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो पाई जब मैंने इन सबको पढ़ा, क्योंकि रिसर्च डेटा बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया? सोक्रेटिस ने एक बात कही है, जो व्यक्ति खुद से सीखता है वो एवरेज माइंडेड, जो व्यक्ति खुद से और सबसे सीखता है वो महा इंटेलिजेंट है। और जो व्यक्ति कहता है मेरे पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं, मुझे पता है बिजनेस करो, रेडी लगा लो, है ना, मुझे पता है बिजनेस, अरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लीजिए, ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। अच्छा ठीक है, तो जितने भी वेटरन्स हैं वो बुक्स पढ़ने के लिए कह रहे हैं, रिसर्च पढ़ने के लिए, तो उनको आप कुछ नहीं समझते हो। नहीं वो उनको हम कुछ नहीं समझते। हम मानते हैं, हमें पता है कि बुखार का इलाज क्या है। इस देश में हर कोई डॉक्टर है, इस देश में हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। सब, कहीं भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछ लो इस देश में, सड़क पे जाके भैया ये बताओ इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वो बता देगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता है। ईगो पे ला जाता है ना, उसके ईगो पे, तो ईगोइस्टिक लोग हैं हम लोग। तो सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो बेवकूफ है, वो व्यक्ति को ऑलरेडी आंसर्स पता है, ऑलरेडी सब पता है उसको। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसे मम्मी ये करने जा रहा हूँ ये नहीं चलेगा, पापा मैं करने जा रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अरे पापा बिजनेसमैन है क्या आपके? तो किससे एडवाइस ले रहे हो आप? तो ये चीज़ थी। तो अब होता क्या है, जब इस कोट को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में अरे अच्छा, तो अब क्या होगा जब रिसर्च पूरा डेटा आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी जो पुराने लोगों से आपने जो सीखा है वो जो, उसके बाद क्या होता है जब आप ऑब्जर्व करते हो तो अब कुछ आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आपको कहाँ ऑब्जर्व करना ये नहीं पता। अगर आप नहीं सीखोगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने लग जाओगे। देखो पहली बात तो, एक आदमी 95 ईयर्स तक जी के गया है और अपनी नॉलेज छोड़ के गया है, अपनी ऑब्जर्वेशन छोड़ के गया है, तो वाई आर यू री इन्वेंटिंग द फकिंग व्हील? When the wheel is already invented, you should update the wheel or apply the wheel in a different context. Why are you inventing the wheel? So, a person who has done a lot of research, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप 100 साल आगे निकल गए। अब आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन बॉयज डाउन टू टेलीस्कोप थ्योरी। जो मैं टेलीस्कोप थ्योरी हमेशा बताता हूँ वो ये है कि पहले तो आप, अगर आपको टेलीस्कोप बनाना है और आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 50 साल में आप टेलीस्कोप बना तो लेंगे, लेकिन आप गैलीलियो के लेवल का बना देंगे।
अगर आपको जेम्स वेब से अच्छा टेलीस्कोप बनाना है तो आप हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, आप जाके अपनी मैंने उसको मैन्युफैक्चर करना नहीं चालू कर देंगे। आप पहले क्या करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या रिसर्चेज आ रखी हैं आज तक, गैलीलियो से लेकर जेम्स वेब तक क्या क्या अपडेट्स हुए हैं और क्या क्या डिफरेंशिएशंस हुए हैं, ये आप पढ़ेंगे, उसकी रिसर्च पढ़ेंगे, फिर आपके अंदर दिमाग आएगा, फिर आपके अंदर थॉट आएगा, तब आपका चैट जीपीटी अच्छे से बता पाएगा। ये ना कि डायरेक्ट कुछ पता है नहीं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, यही तो करते हैं हम, हिट एंड ट्रायल, लग जाएगा अपने आप कहीं ना कहीं, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो जब आप ये करेंगे तब आप सक्षम है ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि अब आपको पता है ऑब्जर्व करना कहाँ है। एक सर्जन है, वो ऊपर से खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी दूसरे सर्जन को जो उससे बहुत बड़ा है, टॉप 10 सर्जन में आता है, तो उसको पता है कि कहां देखना है। वो टांके लगा रहा है तो टांके नहीं देखेगा वो, क्योंकि उसको पता है टांके तो ये नॉर्मल लगा रहा है। वो उसको ऑब्जर्व करेगा ये देखने के लिए कि ये ऐसा अलग क्या कर रहा है, और अलग को सेग्रीगेट करने के लिए क्या अलग नहीं है वो माइंड में होना चाहिए, तो वो वही देखेगा जो अलग है। लेकिन वो कैसे देख पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में, वो ऑलरेडी MBBS MD और मैजिस्ट्रेट क्रॉस कर चुका है, तो ही वो देख पाएगा कुछ अलग। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए रिसर्च को करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑब्जर्वेशन जो है वीक हो जाती है। और सिर्फ रिसर्च वाले जो हैं वो टॉप 10 लाख में रह जाते हैं। तो रिसर्च का ड्रॉबैक क्या है कि आप एक मीडियोकर डॉक्टर बन जाओगे, या आप अच्छे कहलाए जाओगे। आप टॉप 10 में तो दूर दूर से कहीं ना टॉप 100 में भी नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर आपको टॉप 5 लाख पे आप आ चुके हो, जहाँ पे मजिस्ट्रेट है, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, आपको टॉप 20 में आना है, तो उसके बाद से आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अब आपकी रिसर्च कहीं काम नहीं है, तो रिसर्च को एक पॉइंट पे जाकर छोड़ना पड़ता है, या कह सकते हैं कि इतना पढ़ लेना होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो सके, या इतना पढ़ लेना होता है जो ऑलरेडी सब आ चुका है, वो सब पढ़ना होता है। तो अब आप कहोगे कि सर अच्छा हमें बिजनेस करना है तो आज तक जितनी भी किताबें आई हैं वो सब पढ़नी पड़ेगी? नहीं बेवकूफ, टॉप 15 मार्केटर्स की किताब पढ़ो। बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, क्या पढ़ना है ये भी तो जोर करोगे कि सब पढ़ डालोगे? 400 साल में क्या क्या आया हुआ है वो सब पढ़ डालोगे क्या? इतना समय है क्या आपके पास? आप वो पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी चालू करी थी तो मैं उससे पहले से ही ये जो कल्चर है, ब्लिंकिट, जोमेटो और ये फलाने जो ढिमकाने इन्होंने बिजनेस बना रखे हैं ना, ओला, उबर, ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये रोटी कपड़ा मकान पे हैं। क्योंकि अगर ये निच डाउन करेंगे तो वेंचर कैपिटलिज्म से जो फंडिंग उठी है उसका ब्रेक इवन कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निच डाउन करोगे तो मार्केट छोटा हो जाता है, और मार्केट ऊपर से फंडिंग आपने 100 करोड़ उठा रखी है। पहली बात तो जोमेटो में ही फंडिंग आपकी ब्रेक इवन करने में 10-12 साल लग गए। तो एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो सबके साथ चल सके। तो इंडिया में इसी बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, रोटी कपड़े मकान, बोट सबके साथ है, हेडफोन सबके साथ है, कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं उसको, अरे व्हाट डू वी कॉल दैट, ट्रैवल करना इधर से उधर, वो सब करते हैं, हेडफोन सब लगाते हैं, है ना, दवाइयाँ सब खाते हैं, लिपस्टिक सब लगाते हैं, ठीक है, मेकअप सब करती हैं औरतें, कंघी सब यूज़ करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो वाला बिजनेस करो। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताओ कि एक आदमी गिटार सिखा रहा है, उससे करोड़ों कैसे कमाए? अब मान लो अगर गिटार में पैसा डाल भी देंगे तो 100 करोड़ की फंडिंग उठा ली, 50 करोड़ की फंडिंग उठा ली, नहीं हो पाएगा, ब्रेक इवन ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ही छोटा है। तो यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर जो है इतना बकवास है कि अगर कोई ब्रेकअप किसी को ब्रेकअप से बाहर निकाल पा रहा है, कोई किसी को डाइवोर्स से बचा पा रहा है, ये सब बिजनेसेस है ही नहीं। कोई सिंगिंग में ग्रो करना चाहता है, कोई लाइव शो करना चाहता है, कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक से ग्रो करना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, ये सब बिजनेसेस यहां पे है ही नहीं इंडिया में। रोटी कपड़े मकान पे बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो सब कर रहे हैं तो उसमें 100 करोड़ जल्दी से आ जाता है ROI। और जल्दी का मतलब समझ लो 10 साल।
अभी तक अमेजॉन इंडिया ब्रेक इवन नहीं हुआ है, अभी तक ओला उबर ब्रेक इवन नहीं हुआ है। ओला तो समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने स्मार्टली समझा इसको। मैंने कहा यार सीख, मुझे ये करना, मुझे ये बताओ। तो मैंने देखा कि कौन सिखा रहा है, क्या कर रहा है, तो वहाँ से मुझे पता चला। अच्छा एक चीज़ और भी थी, मैंने ये भी सर्च किया कि मार्केटिंग निकली कहाँ से है। मार्केटिंग यूएसए से निकली है। सबसे पहला मार्केटर क्लॉडी हॉपकिंस था। तो वहीं से पढ़ो ना। ईमेल लिस्ट की बात ही नहीं होती, ईमेल लिस्ट की बात ही नहीं है। कोई ईमेल, व्हाट्सएप लिस्ट, ईमेल, कोई बात नहीं करते। बस ये यहां पे जाओ, तलवा चाटो, फंडिंग उठा लो, 40 लाख फंडिंग उठा लो और उसको 20% इक्विटी दे दो। फिर उसके बाद जो उसका हो जाएगा वो अपना निकल जाएगा, आपका हो जाएगा। अरे तो हो जाएगा तो कब तक? पहली बात तो फंडिंग मिलेगी नहीं, दूसरी चीज ये 5 साल में 50 लाख देते रहेंगे क्या? फालतू की बात है। तो ये चीज तो अब समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज हाउ इट गोज। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग ऑल द बुक्स, it's about reading some books smartly and then throw out the research and focus on the observation. So what happens is a lot of people who are readers, who are knowledgeable, they are not able to come into top 10, top 20 because these people, first of all, only have an intention to earn money. Second of all, they are not learning how to learn. They are addicted to research. So there are people who are not addicted to research, they are doing direct action, which is wrong. Then there are people who are actually doing research, which is again wrong. And then there are people who are not even focusing on observation. Observation is a totally different ball game altogether. Because if you learn to observe, you will just learn to observe not only in business, but automatically you will start observing other things in life also. So an innovator like Elon Musk is an observer. Innovator has to be an observer because you cannot create anything new if you don't have any observation left. So observation quantum में है, observation आपका शास्त्रों में है, observation हर जगह है। और अगर आप ऑब्जर्वर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी झंड है और फिर भी आपको घमंड है। थैंक यू।